Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 classification of elements and periodicity and properties. In this video I will discuss here ionization enthalpy. Ionization enthalpy. देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग को जानना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है इसको देखना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या इंडिकेट करते हैं, आई ई से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर इसको हम डेल्टा आई से भी इंडिकेट करते हैं, डेल्टा आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू आइसोलेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम्स इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स the amount of energy required to eliminate the outermost electrons from a gaseous isolated atoms is called ionization enthalpy. देखो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, the energy required to eliminate the outermost electrons from a gaseous isolated atom from a gaseous isolated atom called ionization enthalpy. Ionization enthalpy, इसी को क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम्स। अब इसमें क्वेश्चन में ये टर्म एक तो क्लियर हो गया होगा कि जो किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इसमें एक टर्म यहाँ जोड़ रहा है कि गैसियस आइसोलेटेड क्यों हम बात कर रहे हैं, हम गैसियस आइसोलेटेड ही क्यों डेफिनेशन में डाल रहे हैं। गैसियस आइसोलेटेड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यदि कोई भी सॉलिड क्रिस्टल में होगा तो जो आप एनर्जी दोगे, पहले क्रिस्टल को तोड़ने में एनर्जी लग जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम उस एनर्जी को कंसिडर यहाँ नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, जब कोई एटम गैसियस फॉर्म में होगा तो वो आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, और वहाँ जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ एनर्जी किसके लिए यूज होगा, इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर गैसियस आइसोलेटेड एटम्स यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि गैसियस आइसोलेटेड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि कोई एटम गैसियस फेज में होगा और यदि उसमें हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन यदि कोई एटम सॉलिड स्टेट में है तो जो हम एनर्जी देंगे तो वो डिफरेंट फेज को चेंज करेगा पहले, और एनर्जी फेज को चेंज करने में लग जाएगा, तो उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते। हम आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डेल्टा आई एच से भी इंडिकेट करते हैं। अब आप देखो इसमें यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो किसी भी एटम से यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल रहे हैं, जैसे सपोज करो कि ए एक गैसियस आइसोलेटेड एटम्स है, यदि हमने इसमें एनर्जी दिया इसको और ये किस में बदल गया, ए प्लस गैस, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होगा उसको डेल्टा आई एच वन कहेंगे, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर इस गैसियस आइसोलेटेड एटम्स को और एनर्जी दी हम प्रोवाइड कर दें,
एक और इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, तो इस पर आ जाएगा 2 प्लस चार्ज। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ सेकेंड टाइम में जो यूज हुआ उसको क्या कहेंगे, डेल्टा IH2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। इसी तरह से यदि एक और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिया जाए इसको एनर्जी देके, तो क्या बन जाएगा A3 प्लस गैस। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, डेल्टा IH3 कहलाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ उसको सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसी भी एटम का जो होता है वो लेस होता है देन द डेल्टा IH2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी से, और थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है, हाई होता है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में क्या होता है कि थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बाद कोई आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, वहाँ से थर्ड के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है जो पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जाता है वो थर्ड तक ही जाता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ते चला जाता है, इसलिए आपका थर्ड जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। अब आप नेक्स्ट, तो इस एटम के लिए जो इंथैल्पी होगा, जैसे कि इस एलिमेंट्स के लिए जो इंथैल्पी होगा, टोटल इंथैल्पी कितना हो जाएगा, डेल्टा IH टोटल। यदि हम बात करें कि कितना इंथैल्पी की जरूरत पड़ा तो हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 प्लस डेल्टा IH3, किसके लिए, तो A3 प्लस गैस के लिए। यहाँ तीन डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ और तीनों अलग अलग एनर्जी दिया। ये नहीं कि आपका फर्स्ट तीनों एनर्जी में कोई भी सिमिलरिटी नहीं रहा, तीनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, जिसमें फर्स्ट में सबसे कम, सेकंड में उससे ज़्यादा और थर्ड में सबसे ज़्यादा पड़ा। तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A3 प्लस जो आयंस हुआ वो उसमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, तो तीनों का सम होगा, जितनी इंथैल्पी चेंज होगा यदि हम उसको ऐड कर दें तो टोटल इंथैल्पी चेंज और नेट इंथैल्पी चेंज हमारा निकल जाता है। अब नेक्स्ट जो इसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी में पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा IH, मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें फैक्टर जो होता है, पहला होता है एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर जो हम देखते हैं वो है एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH होता है, डेल्टा IH। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा और उतना ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगा। तो एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH इंथैल्पी है, इंथैल्पी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड जो होता है आपका सेकेंड पॉइंट जो होता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की यदि हम बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यदि देखें, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH होता है इंथैल्पी का। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, बढ़ जाएगा। थर्ड होता है आपका क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, घट जाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसमें डिक्रीज कर जाता है। तो ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक फोर्थ भी फैक्टर है वो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 4 फैक्टर को आपको माइंड में रखना है। कौन कौन सा? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और लास्ट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये 4 फैक्टर्स होता है जो जिस पर कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका डिपेंड करता है। थैंक यू।